नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है जीके का, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इन सेशन में कवर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू होइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और 2020 में इस दिवस का जो थीम था, मुख्य विषय जो था, वो क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, 2020 का थीम था। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूएनजीए ने विश्व में प्रवासी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हर साल 18 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब किया था? 4 दिसंबर 2000 को। और यह जो दिन है, प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा अपनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ का सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखना दो चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 2020 का थीम क्या था? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुस्तक है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, सतीत्व का श्राप और अनुबंध के जो लेखक हैं कर्नल सीएम नौटियाल हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक है दोनों। और 16 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनको दोनों पुस्तक जो है सतीत्व का श्राप और अनुबंध, इन दोनों का विमोचन करने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, या कह ले कि इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। और इन दोनों पुस्तक के जो लेखक हैं हम लोगों ने देखा कर्नल सीएम नौटियाल हैं। और अगर हम बात करते हैं इन पुस्तक के बारे में, क्या फीचर्स इन पुस्तक की, क्या इसमें दिया गया है, तो सतीत्व का श्राप जो है इसमें एक और समाज के व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास किया गया है, क्या क्या कुरीतियाँ चल रही हैं हमारे समाज में। वहीं इस पुस्तक में भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सामाजिकता के विरुद्ध मनुष्य चाहे अपने किए अपराधों को कितना भी छिपाने का प्रयास करे, पीड़ित की जो अंतरात्मा है उसका प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कितना भी अपराध करते हैं, आप सोचते हैं कि उसको छिपा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो पीड़ित है उसका अंतरात्मा का प्रतिफल अपराधी को अवश्य प्राप्त होगा, ये इस पुस्तक में बताया गया है। वहीं अगर हम पुस्तक अनुबंध की बात करते हैं तो इसमें लेखक ने मानवीय संवेदनाओं और संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और इस पुस्तक के अंदर 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी और उसमें देश का जो मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव थे उसको भी इसमें निरूपित किया गया। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों को आपको और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है उत्तराखंड की। तो देखिए, उत्तराखंड जो है इसका कैपिटल जो है देहरादून है ना। और उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान में गवर्नर जो हैं गुरमीत सिंह है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना अपडेट करते रहिएगा टाइम टू टाइम। सीएम की अगर हम बात करें तो कौन है? पुष्कर सिधामी। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। विधानसभा की सीटों की अगर संख्या की हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो 71 है। और वहीं अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 5 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 3 है। एक चीज़ और याद रखिएगा, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का कोई पेपर देने वाले हैं तो उसमें कई दफ़ा पूछा है, तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, कौन थे? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो थे पहले सीएम थे। और वहीं अगर गवर्नर की बात की जाए, पहले गवर्नर उत्तराखंड के तो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। और यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि बरास है, माना है, लिपुलेस है, रालम पास है, थांगला है, मरहिला है ना, लोवेपुरा है, ये सभी हैं
उत्तराखंड के दर्रे। इन सब चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि हर वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। और ये दिवस है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गांव, जो कि हापुड़ कस्बा में पड़ता था, मेरठ जिला, और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसमें आता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हापुड़ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और भारत के 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगर हम इनके बारे में थोड़ा और चीज़ों को देखें तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था 29 मई 1987। ठीक है। इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं किसान घाट। क्या कहते हैं? किसान घाट। ठीक है। और याद रखना है आपको कि इन्हीं के पुत्र थे अजीत सिंह, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे। और उनके पुत्र हैं भी कौन? जयंत चौधरी, जो कि उस पार्टी को संभाल रहे हैं। ठीक है। और इनके जो पुत्र थे अजीत सिंह, इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 मई 2021 को। ठीक है, 1900 नहीं, 2021 को। कुछ और की समाधि स्थल की बात करें तो बाबू जगजीवन राम, जो कि पहली जो स्पीकर बनी थी लोकसभा की, महिला स्पीकर, उनके पिता जो थे बाबू जगजीवन राम, उनका समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं गुलजारी नंदा का समाधि स्थल का, तो नारायण घाट। और लाल बहादुर शास्त्री की आप सबको पता है समाधि स्थल क्या कहलाता है? विजय घाट। और जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो कि देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय गणित दिवस, यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है। यह जो दिवस है आपका प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे श्रीनिवासन रामानुजन, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और उनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। कहाँ पे? मद्रास। ठीक है। और वहाँ पे एक नगर है टूर इरोड नगर, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और 2012 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। और उसी के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। संख्या सिद्धांत पर रामानुजन के अद्भुत कार्य के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर भी माना जाता है। और उनके जीवन पर एक फिल्म बना है। वो कौन सा फिल्म है? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ये इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। कुछ और अगर हम बात करते हैं आपका दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, तो आप नोट कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कितने लोगों को पता है? नहीं पता होगा? 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता, 7 अक्टूबर। ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस सबको पता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व की बात की गई है तो ये मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सेल को। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सम्मान दिया गया है। देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो पुरस्कार है इस श्रेणी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। और यह पुरस्कार उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बेहतर करने और एक मानक स्थापित करने के लिए अपने साथी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है। और सेल जो है लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। तो देखिए, आपको मैं बताऊं सेल के बारे में।
ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर दूं। सेल जो है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था आपका 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, अगर वर्तमान में हम देखते हैं इसके सीईओ तो हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल इसके सीईओ हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि पूरे विश्व में स्टील प्रोडक्शन में 20वां स्थान आता है आपका सेल का। 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस वर्ल्ड। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में तो पहला स्थान आता है। ठीक है, सेल का। और यहाँ पे हम लोगों को देखा कि ये जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड? पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, तो ये दिया गया किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये जो संस्था है, ये कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की है, इंग्लैंड की है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1903 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग का सबसे लंबा तरंग धैर्य होता है? तो आप सबको पता है, भी से वायलेट कम और रेड का ज़्यादा, है ना? यही होता है ना? तो देखिए, लाल का कितना होता है? 625 से 740 नैनोमीटर। नारंगी का 590 से 625 नैनोमीटर। पीला का 565 से 590 नैनोमीटर। वहीं अगर हम देखते हैं हरा का तो 500 से 565 नैनोमीटर। आसमानी का 485 से 500 नैनोमीटर। नीला का 440 से 485 नैनोमीटर। और बैगनी का 380 से 440 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आप क्रम यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आर्टिका एम किस देश का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह है? आर्टिका एम जो है वह कौन से देश का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रशियन स्पेस एजेंसी जो है रोस्कोसमोस, इसने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की मॉनिटरिंग करेगा, निगरानी करेगा। और ये रसिया के नॉर्थ रीजन जो है उसमें 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। आर्कटिका एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की पिक्चर को हर 15 से 30 मिनट में प्रसारित करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रसिया की, तो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को है। कहाँ पे है? मॉस्को में। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है रसिया का। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आप सबको पता है व्लादिमीर पुतिन जो हैं यहाँ की कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट हैं। और जिस तरह से हमारे देश में राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा जो है लोअर हाउस होता है, उसी तरह से वहाँ का अपर हाउस जो है फेडरेशन काउंसिल कहलाता है और लोअर हाउस जो होता है उसको स्टेट ड्यूमा कहा जाता है। और करेंसी आप सबको पता है यहाँ पे चलता है रशियन रूबल। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके लेखक कौन है? चलिए बताइए। तो ये कौन है भाई? विकास खन्ना। ठीक है, पुस्तक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके लेखक हैं विकास खन्ना। ठीक है, और ये 2021 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लेखक जो है विकास खन्ना, ये क्या हैं? पेशे से सेफ हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जो पहल है फिट इंडिया, इसके विषय में लिखा है। और इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, याद रखना। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंक डी बोयर किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बने हैं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के मुख्य कोच बने हैं फुटबॉल टीम के। रॉयल डच फुटबॉल फेडरेशन ने फ्रैंक डी बोयर को नीदरलैंड की राष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम है उसका नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। और वो जो इस पद पे काबिज हुए, किनका स्थान लिया है? रोनाल्ड कोमैन का लिया है, क्योंकि रोनाल्ड कोमैन जो है ये बार्सिलोना के कोच बन गए। ठीक है, उसके बाद ये पद खाली हो गया था, तो ये रोनाल्ड कोमैन के स्थान पे इन्होंने इनको नियुक्त किया है। बोयर को वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप तक के लिए करारबद्ध किया गया, यानी कि उस समय तक इनसे एग्रीमेंट किया गया। बोयर ने बतौर खिलाड़ी नीदरलैंड की तरफ से
122 मैच खेले हैं, सॉरी 112 मैच खेले हैं, ठीक है, कितना 112 मैच। और बोयर ने 2011 और 2014 के मध्य अजाक्स के मैनेजर के रूप में रिकॉर्ड 4 बार लगातार डच लीग का खिताब जीता था। इसे याद रखिएगा। नीदरलैंड की जब बात आई, नीदरलैंड का कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है, लेकिन बहुत लोग हेग बोलते हैं। याद रखिएगा नीदरलैंड का कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम है, ठीक है। एम्स्टर्डम जो है कैपिटल नीदरलैंड का, और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, यूरो चलता है। और पीएम जो है मार्क रूट है, मार्क रूट जो है यहाँ के पीएम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे आप सभी के साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।